हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के मोशन इन अ प्लेन का एक टॉपिक। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, उस चीज को अगर हम समझें तो प्रोजेक्टाइल होता है किसी भी चीज को जिसको प्रोजेक्ट किया जाए, जिसको फेंका जाए। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, कोई पत्थर है, बॉल है, या आप सबने क्रिकेट मैच खेला होगा तो क्रिकेट को जब हिट किया जाता है तो एक ऐसा पाथ आपको दिखाई देता है। प्रोजेक्टाइल मतलब जब हम किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी चीज को फेंक रहे हैं तो वो जिस चीज को फेंका जाए उसका नाम वो प्रोजेक्टाइल है। और उसके मोशन की स्टडी की, वो कैसे जाएगा अंडर सम कंडीशंस, कि हम कंडीशंस जरूर देख लें कि एयर ड्रैग नहीं है। 11th क्लास के पर्पस से हमें ये देखना चाहिए कि एयर ड्रैग का डिफिकल्टी नहीं है आपकी। तो जो मोशन है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टॉपिक में हमें ये समझना है पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालना है कि जैसे हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका तो वो कितनी देर हवा में रहा, उसने किस किस पाथ को फॉलो किया, फिर किस हाइट तक ऊपर गया और कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। ये सब हम जानते हैं कि हमने कभी ना कभी इसी चीज को फेंका होता है। मेले में भी वो एक रिंग फेंकनी होती है तो उसको भी किस अंदाज से फेंका जाए कि वो एक जो डिजायर्ड टारगेट हमने ले रखा है उस पे पहुंचे। या बॉम्ब वगैरह जो फेंके जाते हैं, मिसाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं, उनके टारगेट उनको दिए जाते हैं तो किस एंगल पे उनको प्रोजेक्ट किया जाए कि वो डिजायर्ड टारगेट पे पहुंचे। या यही प्रोजेक्टाइल का एक अच्छा एग्जांपल आजकल बड़े करंट सिनेरियो में चल रहा है कि एक वो राजा करके नहीं थी, राजा रघुवंशी जी, उनको मेघालय में धक्का दे दिया गया, नीचे गिरे, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल बन के नीचे आए हैं। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मींस जिस चीज को प्रोजेक्ट किया जाए। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक फिगर बना रखा है, इसमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी, आप कह सकते हो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का। जनरली आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करोगे विद एन एंगल थीटा, अगर हम किसी विद एन एंगल थीटा के साथ इसको प्रोजेक्ट करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। और थीटा ये है, ये वाली आपकी डायरेक्शन एक्स है और ये डायरेक्शन मान लेते हैं वाई डायरेक्शन है, या कह सकते हो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल में ऐसे कोई चीज जा रही है। अब हम क्या करें सिंपल सा कि इधर इस जगह से इस मतलब हमने क्या किया, इधर से ये ओरिजिन थी, इधर से हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल फेंका। प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो सकता है, उसका मास कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। प्रोजेक्टाइल कभी भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है पूरा मास पे डिपेंड नहीं करता। वो हमें आपको भी दिखवाएंगे, जब डेरिवेशंस आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ऐसे किसी इनिशियल वैल्यू के साथ, ऐसे किसी इनिशियल वैल्यू u के साथ, ये जो इनिशियल एंगल है ना थीटा, इसके साथ क्या हो, इसका प्रोजेक्शन हो। मान लेते हैं ये u वेलोसिटी के साथ इसको क्या किया गया, u के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया। मैंने वेक्टर इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके हम लोग कंपोनेंट अभी देखेंगे। हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है। रिजोल्यूशन वेक्टर ये कहता है कि अगर ये u है और एज अ हाइपोटेन्यूज ये वर्क कर रहा है तो ये जो x डायरेक्शन में होगा तो ux को हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा। हमें मालूम है जिसके साथ थीटा लिखा होता है उसको कॉस लिखा जाता है, और जिसके साथ आपका थीटा नहीं होता सामने वाला कंपोनेंट तो ये यू वाई होगा। और यू वाई जो कह सकते हैं हम लोग, जो ये यू वाई होगा, यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। इतनी सी बात समझ में आई कि भैया ये वाला u का जो कंपोनेंट होगा वो x कंपोनेंट होगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसकी वैल्यू होगी u cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, u sin थीटा। मोशन को पूरा समझ लेते हैं पहले। अब होगा क्या कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ये ऊपर जाना स्टार्ट किया होगा, कोई भी प्रोजेक्टाइल है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ होगा तो उसके पास दो प्रकार के क्या होंगे, वेलोसिटीज होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अलग लिखा, वर्टिकल वेलोसिटी को अलग लिखा क्योंकि दोनों के अलग अलग फंक्शन है। मोशन को अलग अलग प्रकार, अगर y की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो चीज ऊपर जाएगी और u के लिए ज्यादा होगी तो वो चीज दूर जाएगी। इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। अब होगा क्या कि हर पॉइंट पे एक G लग रहा होगा नीचे, जहां भी हर जगह पॉइंट होगा उस जगह G एक नीचे जरूर लग रहा होगा। इधर भी हर जगह, हर पॉइंट पे जब भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर भेजा है तो वो एक G उसको नीचे खींच रहा होगा कि नीचे आ जाओ। और बीच में समझ लेना, इस जगह बीच में
एक मैक्सिमम हाइट आई होगी जिसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? h से डिनोट करेंगे मैक्सिमम हाइट को। और इस जगह से लेके O से लेके अगर हम इस पॉइंट को A नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को B नाम दे रहे हैं, तो O से A से B तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और जो ये डिस्टेंस होगी O से लेके जो B तक की डिस्टेंस होगी उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे और उसको R से डिनोट करेंगे। तो उसको किससे डिनोट करेंगे? R से डिनोट करेंगे और ये B तक आपकी डिस्टेंस ली जाएगी। अगर आपको इतना सा फिगर समझ में आ गया है तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा आसान है, बस कुछ चीजों को हम लोग समझ सकते हैं, कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी बॉल को फेंके, समझना हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो होगा क्या कि वो ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, वेलोसिटी उसकी घटती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो वहां ऊपर रेस्ट में होगी और फिर फर्दर ग्रेविटी के कारण वो क्या चीज नीचे आ जाएगी। यही तो है कॉन्सेप्ट ना। तो वो एक जगह ऊपर जीरो होगी उसकी वेलोसिटी। अगर मैं यहां पूछूं कि इधर वेलोसिटी इसकी क्या होगी, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट ए क्या होगी आपकी? जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन वाई डायरेक्शन में हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। जब इस जगह मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम लोग h कहेंगे, इसको एस वाई से डिनोट किया जाएगा। जहां जैसी जरूरत होगी हम आपको अभी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इतना अगर आपको पता है तो पहला डेरिवेशन हम करते हैं। तो हमने क्या किया है, वही सेम फिगर हमने यहां रख लिया है और अब हम लोग निकालेंगे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। तो पहला पार्ट हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझ रहे हो कि जब हमने किसी चीज को भेजा तो वो जिस पाथ को फॉलो कर रही है, एक ट्रेजेक्ट्री का मतलब एक उसने पाथ कवर किया होगा और उस पाथ को बोला जाएगा ट्रेजेक्ट्री। क्या बोला जाएगा? ट्रेजेक्ट्री। तो हमें ये पता करना है बेसिकली कि ये जो पाथ फॉलो हुआ है ये है कैसा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ही एक्स डायरेक्शन बोला जाएगा, एक्स डायरेक्शन बोला जाएगा। आप समझना, जब मोशन इन एक्स डायरेक्शन की बात करी गई तो एक्स डायरेक्शन में हमें यह पता करना है कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड एक्स एक्सिस की ये दी हुई है, इनिशियल स्पीड ऐसे करके u cos थीटा दी हुई ना, u ये इसी स्पीड से फेंका गया था, इसका एक कंपोनेंट है। तो ये स्पीड है, इनटू टाइम कर दें तो क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाती है। मतलब x के इज इक्वल्स टू अगर हम लिखेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, cos थीटा इंटू क्या? t। सिंपल। अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? और t इक्वल्स टू अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा x अपॉन, t इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। यहां तक बात समझ में आई? x अपॉन u cos थीटा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसे ही मोशन व्हेन मोशन इज इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन की बात करें, अगर हम y डायरेक्शन की बात करेंगे तो मुझे ये बताओ कि y डायरेक्शन में कितना होगा। तो y के लिए क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर जगह g लग रहा है, g मतलब उसको नीचे को सप्रेस कर रहा है। तो इस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसमें g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू उसमें होती है। एक्स एक्सिस पे किसी भी g का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे फिसलते फिसलते गया हो तो g की कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन y में कितना ऊपर जाएगा ये g डिसाइड करेगा, या उसकी वेलोसिटी g को कितना देर अपोज कर पाएगी ये डिसाइड करता है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या होती है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s को ही एस वाई लिख लो, या इसी को हम लिख लेते हैं कि ये y है, यही क्या लिख लेते हैं? y। ये किसके बराबर है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब प्लस नहीं होगा तो हम लोग यहां क्या लगा लेंगे कि भैया ये माइनस में 1/2 gt स्क्वायर होगा। कितना होगा? gt स्क्वायर। कोई दिक्कत इस चीज से? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव में लगती है। अब क्या करो, आप इस t की वैल्यू इधर पुट कर दो। t की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? y इज इक्वल्स टू u की जगह, अब y डायरेक्शन की है तो uy कितना है? uy की अगर हम बात करें तो uy कितना है अपने पास? uy है u sin थीटा, तो u sin थीटा इंटू t कितना है?
टी ये दे रखा है अपने पास, इक्वेशन 1 मान लेते हैं अगर इसको, तो टी बराबर क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं, माइनस 1/2 जी तो एज इट इज है, और ये बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आई कि ये चीज ऐसी आएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, समझना इसको, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किस फॉर्म में आएगी, गौर कर रहा, ये u से u कटेगा, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टेन थीटा। तो ये बन जाएगा आपका x टेन थीटा माइनस 1/2 जी। अगर इतने कंपोनेंट को बाहर कर लें, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या है, फिक्स होंगी, ये वेरिएट करेगी भाई x की डिस्टेंस कितनी ज्यादा कितनी कम। तो अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखें तो यही बनेगा y इज इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां अपना x स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला की। कैसे है, सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपका होता है y इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो अगर आप गौर करो तो a इक्वल्स टू कितना, टेन थीटा, और b इक्वल्स टू कितना, g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये इससे मैच कर गई, hence we can conclude that hence path of projectile is parabolic, path of projectile is parabolic। तो किस तरीके से हमें बताना होता है कि पाथ पैराबोलिक होता है, उसके लिए हमने आपको एक डेरिवेशन करके दिया। जनरली क्लास 11th में इसको पूछा नहीं जाता, और वैसे ही बोर्ड क्लास नहीं होती है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे हम उस पाथ को पैराबोलिक शो करेंगे। नेक्स्ट जो आपका वो होता है, नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो वो होती है आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट आपका क्या होता है, बी पार्ट की हम बात करें अगर, तो वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर वो हवा में रहा। इसको निकालने के दो तरीके हैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं कि मोशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लें। अगर हम इसी को फिर से लेके आए फिगर को और इसको ऐसे छोटा कर दें, तो गौर करना कि अगर हम इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो पार्ट का मतलब ऐसा कि अगर हम ऐसा समझें कि ये O से A गया और A से B गया, तो दो पार्ट मतलब जितना टाइम O से A तक जाने में लगा होगा उतना ही टाइम A से B तक आने में लगा होगा। अगर सारी कंडीशन सही है, मींस कि ना एयर ड्रैग है ना ही कोई चीज ऐसी है, तो फिर ये क्या हो लगा, आपको कितना टाइम लगेगा इसमें, सेम टाइम, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में। ठीक, तो उसको निकालने के लिए इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, चाहे पहली इक्वेशन का यूज कर लो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर लो। तो पहली इक्वेशन का अगर हम यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बताओ अगर आप कि हाइट जो ये कितनी देर हवा में रहेगा, ये किस एक्सिस के मोशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर, क्योंकि सर ये y एक्सिस में जा रहा है, तो y एक्सिस में कितनी देर रहा अगर हम ये पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी देर हाइट इतनी। तो मोशन इज कंसीडर्ड इन y डायरेक्शन, सिंस मोशन इज कंसीडर्ड इन मोशन को किस में कंसीडर किया जाए, कंसीडर्ड इन y एक्सिस। क्या कह सकते हैं हम लोग, किस में कंसीडर करना है हमें, y एक्सिस में अगर हम मोशन को कंसीडर करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। y एक्सिस में क्या क्या चीजें हैं हमें मालूम है कि वेलोसिटी इनिशियल है आपकी uy, अगर a पॉइंट तक देखेंगे तो ये vy है, और ये हाइट की बात करेंगे तो h है, जरूरत भी नहीं है अभी हाल फिलहाल, h की अगले वाले डेरिवेशन में जरूरत रहेगी। इतनी सी चीजें हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या है, सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है, तो u माइनस gt लिखूं, अंडर ग्रेविटी वही क्या हो जाएगा आपका u माइनस gt, अंडर ग्रेविटी उसी को क्या लिखा जाएगा, u माइनस gt। अब ये भी y डायरेक्शन में, ये भी y डायरेक्शन में, तो ये बताओ कितना है, vy कितना है, अगर o से a तक ले जाएं इस मोशन को तो ये कहां कितना है आपका 0 है, तो ये तो 0 हुआ। uy की वैल्यू क्या है, बोले u sin थीटा,
u साइन थीटा माइनस जी इंटू क्या टी, जी इंटू क्या टी। अगर इधर से हम टी की वैल्यू निकालें तो ये इस तरफ आया होगा, पॉजिटिव हुआ होगा, पॉजिटिव के बाद ये आया होगा u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, इस फॉर्मूले को इसलिए थोड़ा सा याद कर लो कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा मिले आपको कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कभी ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिया जाए टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अभी आपको इसके साथ एक न्यूमेरिकल की पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की बात करी जाएगी तो वो आएगा u साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि हम o से लेके a तक गए हैं, उसके आगे नहीं गए हैं। और अगर कंप्लीट देखेंगे फॉर कंप्लीट मोशन, अगर कंप्लीट मोशन की बात करेंगे तो हमें क्या पता है, कंप्लीट मोशन में क्या है, यही टाइम डबल हो जाएगा। अभी बताया था आपको कि ये हो जाएगा कैपिटल T इक्वल्स टू 2t, कैपिटल T इक्वल्स टू कितना 2t, तो यही बनेगा। सो ये बन जाएगा आपका T इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको आपको रट लेना चाहिए। देखो बार बार डेरिवेशन तो करोगे नहीं, इससे बेहतर है कि आप इसको क्या कर लो, रट लो। T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी अगर आपको रट गया है, इट मींस आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट ये कंप्लीट मोशन के लिए है और ये मैक्सिमम हाइट के लिए है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के ही सेकंड मेथड की बात करें अगर हम, कि टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको हम दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का सेकंड मेथड ये है, उसमें डायरेक्ट फुल मोशन के लिए निकल के आता है। ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका क्या है, सेकंड मेथड। तो जब डेरिवेशन करने होते हैं स्कूल के एग्जाम में आपको, तो डायरेक्टली मैं यही कहूंगा आपसे कि आप सेकंड मेथड का यूज करो और आंसर आपका निकल आता है। सिंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या पता है, सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन अगर अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम फुल मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन में क्या है, फुल डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी कि वाई एक्सिस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो उस चीज को हम जब लिखेंगे तो आप गौर करना कि वाई एक्सिस में टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से चले तो यहीं आ गया, मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है वाई एक्सिस में, जीरो है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, जीरो है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये भी वाई एक्सिस में, तो टोटल टाइम के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो एस वाई आपका क्या है, जीरो, और यू वाई इक्वल्स टू कितना है हमें पता, यू साइन थीटा इंटू क्या बोले टी माइनस 1/2 जी इंटू कैपिटल टी का क्या स्क्वायर, इतनी सी। अब इसको इस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये बनेगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी एक कैंसिल हो जाएगा, टी से एक टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ जाएगा, जी नीचे जाएगा, टी इक्वल्स टू बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। इतना सा हमें याद कर लेना चाहिए कि या तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करें या फिर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें, उसमें डबल कर दें उसको, तो दोनों तरीके से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है आपका मैक्सिमम हाइट। वो आपका क्या है, आप मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए वही सेम की फिगर, सेम वही आपको लेके चलना है, हर जगह आपको सेम फिगर बनाना है। उसी फिगर को मैं फिर ले लेता हूं और फिगर को ऐसे रखा, समझना। अब इसमें क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है ये डिस्टेंस, हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट के लिए ये वाली डिस्टेंस। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें याद ये रखना है कि मोशन फिर से किसमें कंसीडर किया जाएगा, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में तो पता चलेगा कि वो कितनी देर हवा में रहा, जैसे हवा में रहा तो टाइम पता चला, ऐसी जितनी देर वो वाई एक्सिस में रहेगा उतनी तो हाइट अटेन करेगा। नहीं तो देखो ग्रेविटी तो सब पे सेम लगती है, वो तो उसको खींच ही लेगी। तो जितनी देर वो वाई एक्सिस में रहा उतनी ज्यादा मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा या गेन करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मोशन इज कंसीडर्ड इन वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस, मोशन इज कंसीडर्ड इन वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन में इसको कंसीडर किया जाना है। तो क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या समझेंगे, तो गौर ये करना कि टोटल अगर हम बात करें, देखो ऐसे ही लिखो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी ऐसे लिख दिया, मोशन अंडर ग्रेविटी।
तो उसकी इक्वेशन हमें पता है, वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g होगा, तो यहां माइनस हो गया होगा, और g और जो डिस्टेंस रही हो हाइट, हाइट कितनी है यार, अगर हाइट की बात करें तो वो h ले रखी है हम लोगों ने, कितनी ले रखी है h, यही तो किया है ना, हाइट, ये मैक्सिमम हाइट पता करनी है, तो ये क्या है आपकी h है, ये क्या है h है, तो हमने उसको जो हाइट थी ना 2gs लिखा था, s को h लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, और ये भी डिस्प्लेसमेंट ही तो है y एक्सिस का, तो हमने क्या किया उसको लिखा ये y एक्सिस में, फिर ये y एक्सिस में, और वो तो y है ये sy, उसको अगर चाहते तो आप लिख लेते। अब ये बताओ, हमें तो यही निकालना ना कि यहां कितनी डिस्टेंस आई है, तो इधर पे वेलोसिटी ऑफ y कितना है, तो आप कहोगे सर 0, क्या है 0 का स्क्वायर कर लोगे तो 0 ही आएगा, माइनस uy की बात करें तो ये क्या है u साइन थीटा, और इसका क्या कर दें आप होल स्क्वायर, और ये बराबर है माइनस 2gh के, क्लियर। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2g इसके नीचे आ जाएगा, और h इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको याद रखने की एक ट्रिक और बता देता हूं आपको, ध्यान देना। हम सबने बचपन में फोन देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे स्टार्ट हुए थे जब वो नोकिया वगैरह के फोन आए थे, तो उनमें क्या होता था कि 2G नेटवर्क आते थे, 2G ही था, और 2G नेटवर्क में बात करने के लिए हमें हाइट पे जाना पड़ता था, जैसे ही आवाज कम आती थी तो घर वाले बोलते थे जाओ छत पे जाओ, छत पे जाओ, या सामने वाला बोलता था छत पे जाके बात करो, मींस हाइट पे जाने पे 2G होता है, नीचे क्या होता है 2G, और हाइट पे जाना मतलब स्क्वायर, स्क्वायर हाइट ही होती है ना, किसी के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है उसकी हाइट बढ़ी है, तो ऐसे समझ लो कि ये इसके ऊपर दोनों जगह स्क्वायर है और ये 2G है, तो हाइट वाले फॉर्मूले में 2G आएगा और ये चीज ऐसे होगी। रटने का तरीका इतना सा आसान सा है, अगर याद कर लोगे तो बढ़िया। अब इसका यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी वो अटेन करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट जो आपका डी पार्ट कह सकते हैं, वो है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का। वो आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और फिर वही सेम फिगर अगर हम उठा लें तो क्या है समझना इस चीज को, कि जैसे ही हमने इसको यहां रखा, ध्यान देना, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। हमें डिस्टेंस कौन सी कैलकुलेट करनी है, ये वाली O से लेके B तक की डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। अब इसका इस डिस्टेंस का ऊपर की हाइट से लेना देना नहीं है, तो मोशन किसमें कंसीडर किया जाएगा, इन x डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, मोशन इज कंसीडर्ड इन एक्स एक्सिस में मोशन को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। जब एक्स एक्सिस में इस मोशन को आपने कंसीडर किया तो गौर ये करना कि एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आर है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आर है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस क्या होता है आपका 0, क्योंकि वेलोसिटी की अगर हम बात, मतलब हम अगर ऐसे खिसक के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, एक्सेलरेशन क्या है आपका 0, या कह लो आप कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्स एक्सिस नहीं लग रही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्सिस नहीं लग रही, तो फिर ये ax की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड में ये नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो s इन x एक्सिस sx, इसी को r के बराबर मानेंगे, इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ax और t का स्क्वायर। अब ये टर्म अगर 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये आपका t, ये x है, तो इसी को लिखा जाएगा r इज इक्वल्स टू ux कितना u cos थीटा, तो u cos थीटा लिखा, इनटू t क्या होगा भैया, इस जगह जाने के लिए कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आपका लगा था, कितनी देर में ये प्रोजेक्टाइल पहुंचा था, जितनी देर में ये पहुंचा था उतने का मल्टीप्लाई, तो t इक्वल्स टू पता है, t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g, तो इधर लिख भी देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g, उसका उपयोग किया आपने और इसको ऐसे लिखा।
अब क्या होगा, ये u से u मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, तो ये बनेगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर, और ऐसे कह सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब एक फॉर्मूला आप सबने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी होगी, वो होती है टी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको अगले पेज पे अगर हम करें तो सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, तो उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी वाले इसको अगर हम देखें तो ये यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा अपॉन जी, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। तो रेंज इक्वल्स टू आ जाएगा आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। तो अगर हम तीनों को कंक्लूड करें, तीनों फॉर्मूले को कंक्लूड करें, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कोई लेना देना नहीं होता है, अगर हम तीनों फॉर्मूले को कंक्लूड करें तो टी आपका आया t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और h इज इक्वल्स टू आया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r इक्वल्स टू आया आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो क्या है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g रट लो, इसमें ये ऊपर पावर सारी है, इसमें देखो पूरे में पावर नहीं है, तो ये ऊपर हाइट बढ़ी और 2g नेटवर्क होता है हाइट जाने पे, तो 2g ये आपको याद हो गया, फिर ये आपको u स्क्वायर साइन 2 थीटा, एक में 2 थीटा और एक में स्क्वायर है, तो 2 थीटा अपॉन जी, एक में स्क्वायर है ही नहीं, दो में स्क्वायर है, एक में पूरे में स्क्वायर है और एक में स्क्वायर की जगह 2 थीटा है, स्क्वायर की जगह क्या है 2 थीटा। अगर आपने ये फॉर्मूले रट लिए तो फिर आपके पास आते हैं बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ न्यूमेरिकल आपसे 11th क्लास के पर्पज से पूछे जाएंगे, बट आप जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बढ़ाओगे अपनी, तो उनमें क्या है डिफिकल्टी लेवल बदलता चला जाता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसके साथ एक पीडीएफ अटैच करके दी है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, इजी भी है, मॉडरेट भी है और डिफिकल्ट भी है, तो आप तीनों को ट्राई करना, सारी चीजों को लगाना। एक न्यूमेरिकल मैं आपको एज अ एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। मान लेते हैं ऐसा कहा जाए कि जैसे यही फिगर होता और ऐसा कहा जाता कि ये प्रोजेक्टाइल जो है कि इसको यहां से किसी भी मास का प्रोजेक्टाइल है, कुछ भी है, इसको एट एन एंगल, मतलब आपको ऐसा कहा जाता कि भैया थीटा हम दे रहे हैं आपको, 30 डिग्री थीटा है आपका, और u की वैल्यू दे दी गई कि u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो दे दी गई, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड। u कितनी दे दी गई आपको 30 मीटर पर सेकंड, और आपसे कहा गया कि भैया हमें t h और r की वैल्यू निकाल के बताओ, कितनी कितनी t की, h की और r की वैल्यू अगर हमें निकाल के बतानी है तो हम क्या करेंगे, सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इक्वल्स टू क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, तो 2 इंटू यू कितना 30, साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो पहले की वैल्यू क्या होती है आपकी, वो आपको पूरी टेबल आती होगी, तो 0 पहले वाली 0, फिर क्या होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, और g की वैल्यू हम अपनी कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ाते हुए g की वैल्यू कितनी ले रहे 10। आपका मन करे 9.8 से सॉल्व करना तो कर लेना, कोई खास दिक्कत नहीं होती, आपको बताया जाएगा 9.8 से सॉल्व करना है या 10 से। ये काट देंगे आप, ये काट देंगे, और ये आ गया आपका 3 सेकंड। मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे 30 डिग्री पे, वो 3 सेकंड में नीचे आ जाएगा। ये है इसका फायदा। इसी का यूज करते हैं ग्राफिक्स वगैरह, कितना टाइम लगेगा, और हमें ये अंदाजा होता है, अपनी आई रिलेटिव मोशन को बहुत अच्छे से जानती हैं, तो कैच वगैरह पकड़ते टाइम हमें अंदाजा होता है कब पकड़ना है इसको, कब ये आ जाएगा। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो क्या करोगे, u स्क्वायर करना है तो 30 का स्क्वायर कितना 900 इंटू साइन स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या 1/2 का 1/4 हो जाएगा, अपॉन 2g की बात करेंगे तो 2 इंटू 10, 2 इंटू कितना 10। अब जो भी है आप इसको काट लोगे तो 100 गुणा 4 10 40, 40 गुणा 80, तो 900 अपॉन 80, और ये से कटा तो ये आपका बचेगा 8
और फिर 10 हुआ, अब 8 11 पॉइंट, फिर ये 2 बचे, 20 हो गया, 8 दूना 16, इतना लगभग 11.2 मीटर के आसपास हाइट आ जाएगी। कितनी हाइट पे गया वो? 11.2 मीटर की हाइट तक जाएगा। मतलब अगर हम 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखेंगे और u 30 मीटर पर सेकंड रखेंगे तो वो कितनी हाइट तक जाएगा? लगभग 11.2 मीटर की हाइट को गेन करेगा। और ऐसे ही अगर रेंज को निकालना है तो रेंज आपका आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो साइन 2 थीटा करेंगे, साइन 60 की वैल्यू आएगी तो 900, तो ये होगा ही होगा स्क्वायर के। अब साइन 60 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू, और इधर आपकी जी की वैल्यू 10। इनको आप काट दोगे तो ये एक कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 45। आंसर आ जाएगा 45√3 मीटर। 45√3 मीटर। कुछ इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपको एक पीडीएफ दी गई है, आप उसको सॉल्व करिए। जहां ना समझ में आए कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू।